हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि पीपीएस में यूनिट नंबर 1 शॉट। सो इस वीडियो के अंदर हम वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको वो सारे ही टॉपिक्स लिखे हुए मिल जाएंगे, जिसमें से 3 हमारे जो हैं वो मेजर हेडिंग्स हैं और उनके अंदर कुछ सब हेडिंग्स हैं। तो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जिसके अंदर हम सभी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि मेमोरी, प्रोसेसर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर एंड लिंकर, ये सारी चीज़ें हम पहले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट, आइडिया ऑफ एल्गोरिदम, दैट एल्गोरिदम क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, व्हाट इज द फ्लो चार्ट, सूडो कोड क्या होता है, एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे। एंड सिंटेक्स और प्रोग्राम्स क्या होते हैं सी में, क्योंकि पीपीएस के अंदर सारी बातें हम लोग सी प्रोग्रामिंग में करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग के बारे में ही बेसिक नॉलेज और आइडिया देता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग बेसिक्स थर्ड पार्ट होने वाला है इस वीडियो का। ठीक है, और जो प्रोग्रामिंग बेसिक्स हैं ये सारा सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट सी प्रोग्राम, सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर्स, ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड, कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। एक चीज़ मैं अभी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर या इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आप देखोगे तो जो भी प्रोग्राम्स वगैरह मैंने लिखे हैं, ठीक है, वो आपको नोट्स में लिखे हुए मिल जाएंगे। प्रॉपरली प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, आप उसको रन करके ज़रूर देखना एक बार। ठीक है, अगर आप सिस्टम लेके बैठे हो, क्योंकि आप जब तक प्रोग्राम्स को रन नहीं करोगे, खुद से टाइप करके रन नहीं कराओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो आप सारे ही प्रोग्राम्स को रन जरूर कराना। ठीक है, मैं तो सिर्फ इस पर समझा दूंगा, मैं आपको रन करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फिर बार बार से वीडियो कट करके एडिट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आपको भी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेंगी। ठीक है, बाकी अगर आपको चाहिए तो मैं सी प्रोग्राम की एक प्रॉपर सीरीज बना दूंगा, जिसमें मैं सी प्रोग्राम को कंप्यूटर पे आपको करके फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, बट इस वीडियो को हम सिर्फ नोट्स पे रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम प्रिपरेशन के लिए है। तो हम जितने भी प्रोग्राम्स करेंगे वो हम कॉपी पे ही करेंगे, आप उसको रन करा के देखेंगे। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और बहुत इजी डायग्राम है। इसको आपको याद रखना है जब भी क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में कि डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब अगर डिजिटल कंप्यूटर के हम लोग डायग्राम को देखें तो एक इनपुट यूनिट है, एक आउटपुट यूनिट है, एक हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि होता है सीपीयू, और इसके अंदर हमारा एएलयू, सीयू और मेमोरी होती है। ठीक है, यानी कि अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ठीक है, इनपुट यूनिट में हमारे वो डिवाइसेस आते हैं जो बेसिकली इनपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं, चाहे आप कीबोर्ड की बात करें, चाहे आप माउस की बात करें, ठीक है, चाहे आप स्कैनर की बात करें। आउटपुट डिवाइसेस में वो बेसिकली आउटपुट यूनिट में वो डिवाइसेस आती हैं जो आपको आउटपुट देती हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया हमारा, ठीक है, प्रिंटर हो गया हमारा, तो ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब हम डिजिटल कंप्यूटर के अंदर घुसते हैं और सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट डिवाइसेस। हम सबसे पहले मेमोरी, प्रोसेसर्स और इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। मेमोरी क्या होती है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररीली और परमानेंटली। मतलब कि मेमोरी इज नथिंग बट अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, मेमोरी का काम होता है डेटा को स्टोर करना, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली स्टोर कर रही हो, चाहे टेम्परेरी स्टोर कर रही हो। ठीक है, आपको पता है जब भी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है, तो जो आपकी रैम होती है, ठीक है, और जो रोम होती है, वो दोनों चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। जो आपका इंटरनल स्टोरेज या रोम है, वो आपका डेटा परमानेंटली स्टोर करता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो वो गेम जिस समय आप फ़ोन पे ऑपरेट कर रहे होते हो, यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में जिस टाइम पे गेम खेल रहे हो, उस टाइम पे वो फ़ोन का डेटा आपकी रैम में चल रहा होता है, वो टेम्परेरी डेटा होता है। पर जब एक बार आप रैम क्लियर कर देते हो अपनी, तो उस केस में क्या होता है, यानी कि आपने गेम खेलना बंद कर दिया, बट गेम आपके फ़ोन से डिलीट तो नहीं होता है, वो आपके फ़ोन में ही पड़ा होता है, तो वो आपके फ़ोन के स्टोरेज में रहता है, वहाँ पे वो परमानेंटली स्टोर रहता है। जब भी आपको एक्सेस करना होगा तो आप रैम के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेमोरी का काम होता है, वो डेटा को या तो टेम्परेरीली स्टोर करेगा या तो परमानेंटली स्टोर करेगा।
मतलब कि मेमोरी एक ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एकदम। टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो 3 तरह की हमारे पास मेमोरी होती है। सबसे पहले आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, फिर हमारी आती है सेकेंडरी मेमोरी, और फिर थर्ड आती है हमारी कैश, ठीक है, या फिर इसको वर्चुअल मेमोरी भी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो जो रैम है हमारी वो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। जो रोम है हमारी वो स्टोर सिस्टम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जैसे ही आप फोन को स्विच ऑफ करते हो और फिर स्विच ऑन करते हो, ठीक है। मैं आपको मोबाइल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओ, वरना ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। मोबाइल का एग्जांपल देने का सिर्फ एक रीज़न है कि आप बेटर रिलेट कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आप में से ऐसे भी हो जिनके पास कंप्यूटर सिस्टम ना हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट स्टिल तो आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो स्टोर सिस्टम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप मोबाइल स्विच ऑफ करके जब स्विच ऑन करते हो तो जो स्विच ऑन करने की जो टाइम फ्रेम होता है, यानी कि फ़ोन पहले आपका कंपनी का नेम दिखाएगा, फिर उसकी मदर कंपनी का नेम दिखाएगा, फिर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का दिखाएगा, ठीक है। सो वो जो प्रोसेस है, जो इंस्ट्रक्शन लोड हो रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन स्टोर करने और उनको स्टार्ट करने का काम होता है रोम का, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? परमानेंट स्टोरेज दैट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये परमानेंट स्टोरेज होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, क्लाउड स्टोरेज एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी मेमोरी के। आप एचडीडी की बात करें, सिस्टम के अंदर एचडीडी भी होती है, एसएसडी भी होती है, और क्लाउड स्टोरेज भी आपका वर्चुअल स्टोरेज की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। ये ऐसी मेमोरी होती है जिसमें कि जो भी आप डेटा फ्रीक्वेंटली आपने एक्सेस किया है उसको ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने फ़ोन का जब भी रिफ्रेश पेज खोलते हो, ठीक है, मतलब कि आप जब भी अलग अलग टास्क को यूज़ कर चुके हो और उसके बाद उनको मिनिमाइज़ कर चुके हो, तो आप जब वो मिनिमाइज़ वाली स्क्रीन खोलते हो ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टास्क दिखते हैं कि हाँ ये आपने अभी यूज़ किया है रिसेंट में। तो वो जो रिसेंट वाला टैब है ना आपका, वो पूरे टैब में जो डेटा है वो कैश मेमोरी का डेटा होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या फ़र्क है इन तीनों मेमोरीज में, ठीक है। तो 3 तरह की मेमोरी है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश। प्राइमरी का काम क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज और स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन स्टोर करना। सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या है? परमानेंट स्टोरेज, इसमें हमारी एचडीडी, एसएसडी और क्लाउड स्टोरेज आता है। कैश मेमोरी का काम है, ये हाई स्पीड मेमोरी है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर रखती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसेसर, ऑल्सो नोन एज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट परफॉर्म्स कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का काम क्या होता है? ये सारे ही कंप्यूटेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोसेसर, अब किसी एक प्रोसेसर यानी किसी एक सीपीयू के जो की कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स, ठीक है। एएलयू क्या है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होने होते हैं या जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होने होते हैं, उनको परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एएलयू की, यानी कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की। सीयू क्या करता है? डायरेक्ट्स एंड मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर। कौन सा ऑपरेशन कब हो रहा है, किस ऑपरेशन को कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू का, ठीक है। नेक्स्ट इज रजिस्टर, स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशंस विद इन द सीपीयू। रजिस्टर जो होते हैं आपके वो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें एक सिंगल बिट ऑफ डेटा को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे जो आपके आप कह सकते हो जो सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है स्टोरेज की या मेमोरी की, वो रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर्स इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज, ठीक है। किसी भी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को आप गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पे मेजर कर सकते हो। एंड नंबर ऑफ कोर्स, सिंगल डुअल और क्वाड कोर एक्सेट्रा, मतलब कि कितने कोर का प्रोसेसर है और कितने गीगाहर्ट्ज उसकी क्लॉक स्पीड है, इस पे डिपेंड करता है कि किसी भी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कैसी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़र हो तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी या फिर आप मोबाइल फ़ोन यूज़र नहीं भी हो तो अभी कभी आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे या किसी भी एक ऑनलाइन स्टोर पे आप जाके किसी भी एक पर्टिकुलर फ़ोन को सर्च करो और फिर उसके स्पेक्स में जाके आप जब देखोगे तो वहाँ पे गीगाहर्ट्ज में क्लॉक स्पीड लिखी होती है और कितने नंबर ऑफ कोर्स हैं वो भी लिखा होता है, ठीक है। ऑक्टा कोर है, क्वाड कोर है, डुअल कोर है। तो ये इसलिए लिखा होता है ताकि आपको समझ में आ सके कि उस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है। या फिर आप लैपटॉप्स भी अगर सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आपको स्पेक्स में यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। कौन सी होती हैं हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस? अलाउ इंटरैक्शन विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। ये जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं ये आपको कंप्यूटर सिस्टम से इंटरैक्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है।
इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है हमारे पास, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है और माइक्रोफोन है। ये सारी हमारी कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। एंड देन आउटपुट डिवाइसेस में हमारा मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स आते हैं। तो आई होप आपको कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। सो दो टॉपिक हैं यहाँ पे हमारे पास, पहला स्टोरेज, सेकंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टोरेज की बात करेंगे। इट इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू स्टोर डेटा, फाइल्स, प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। स्टोरेज बेसिकली या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है, जो क्या करता है, जो कंप्यूटर को ये अलाउ करता है कि वो डेटा को स्टोर कर सके, फाइल्स को स्टोर कर सके, प्रोग्राम्स को स्टोर कर सके और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर कर सके, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल फोन में पड़ा होगा तो वो कहीं तो स्टोर होगा ना, तो वो जहां पे स्टोर होता है उसी को स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। स्टोरेज कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल एंड कैन बी यूज टू बैकअप डेटा और शेयर इट विद अदर्स। मतलब कि स्टोरेज अब आपका इंटरनल भी हो सकता है, जैसे कि आपकी HDD हो गई या फिर SSD हो गई या फिर इंटरनल स्टोरेज हो गया आपका, ठीक है। और ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव हो गई, CD हो गई, ठीक है। तो ये आप एक्सटर्नली डेटा शेयर कर सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये सब किस लिए आपका हेल्प होता है, स्टोरेज में डेटा के बैकअप के लिए और डेटा को शेयर करने के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टोरेज की अगर बात की जाए तो हार्ड डिस्क ड्राइव सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास, HDDs, ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस दैट यूजेस स्पिनिंग डिस्क टू रीड एंड राइट डेटा। सो बेसिकली जब भी आपने कभी HDD कोई देखी हो, मेरे पास अभी है नहीं वरना मैं आपको डेफिनेटली दिखा देता। आप जब भी गूगल करोगे तो आपको दिख जाएगी हार्ड डिस्क ड्राइव्स, या फिर आपको अगर इसकी वर्किंग देखनी है किस तरीके से काम करता है तो आप यूट्यूब पे ही सर्च कर सकते हो कि हाउ हार्ड डिस्क ड्राइव्स वर्क्स। तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरीके से ये काम करती हैं। तो बेसिकली ये हमारी ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ किया जाता था। अब तो बहुत रेयर हो गया है, अब तो SSD ही यूज़ होती हैं ज़्यादातर जगह, बट HDD भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। हमारी ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो स्पिनिंग डिस्क पे काम करती हैं, यानी कि इसमें एक डिस्क लगी रहती है, वो स्पिन होती रहती है और उसी के अकॉर्डिंग डेटा जो है हमारा वो रीड एंड राइट किया जाता है। These are good for large storage needs but may not be as fast as reliable as other option। मतलब कि ये बड़े स्टोरेज को स्टोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती हैं और रिलायबल नहीं होती हैं इसके जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उनके कंपैरिजन, यानी कि SSD वगैरह के कंपैरिजन में उतनी फास्ट नहीं होती। सेकंड हम SSD की बात करेंगे, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, अ मॉडर्न स्टोरेज डिवाइसेस दैट इज फास्टर एंड मोर रिलायबल देन HDD। तो बेसिकली ये भी लार्ज स्टोरेज के लिए ही यूज़ किया जाता है SSD हमारा, और साथ ही साथ ये HDD के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल होता है और ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। ये मॉडर्न स्टोरेज डिवाइस है, हमारा ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल स्टोरेज, यूजेस लेजर्स टू रीड एंड राइट डेटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क सच एज CDs, DVDs एंड ब्लूरे डिस्क, ठीक है। तो तीन तरीके की हमने ऑप्टिकल डिस्क पढ़ी है, ठीक है। एक होती है हमारी CD, एक होती है DVD और एक होती है ब्लूरे डिस्क। तो इन तीनों तरीके की जो डिस्क होती हैं या जो भी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, इन पे डेटा को लेज़र की हेल्प से रीड या राइट किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाउड स्टोरेज, रिमोट स्टोरेज दैट अलाउज यूजर टू स्टोर डेटा ऑनलाइन। एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम जो यूजर्स को अलाउ करता है कि वो ऑनलाइन वर्चुअली अपने डेटा को स्टोर कर सकें, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी हार्ड ड्राइव रखने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड, ठीक है। जैसे कि आपका गूगल फोटोज होगा मोबाइल फोन में, ठीक है। तो गूगल फोटोज क्या करता है, आपका पर्सनल मोबाइल का वो स्टोरेज नहीं यूज कर रहा है, वो डायरेक्टली आपके पिक्चर्स को अपलोड कर देता है क्लाउड स्टोरेज पे, ठीक है। सो एक क्लाउड स्टोरेज इस तरीके से काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। इट अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर विदाउट नीडिंग टू नो कंप्यूटर्स लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है यूजर को कि वो कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सके बिना कंप्यूटर की लैंग्वेज को जाने। मतलब कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो कंप्यूटर के अंदर और आपको कुछ कम्युनिकेट करना होगा, इंटरैक्ट करना होगा, तो आप कैसे करोगे, आप डायरेक्टली बाइनरी में बात नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग को बाइनरी नहीं आती, हम लोग को या तो हम क्लिक करके चीज़ें करा सकते हैं, टास्क करा सकते हैं, या तो हम टाइप करके टास्क करवा सकते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। तो दो ही हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं, इधर वी यूज़ माउस और वी यूज़ कीबोर्ड। तो ये दो इंस्ट्रक्शन देने के तरीके हैं हमारे पास। बट अगर हम इन दोनों को यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं बनाएंगे तो हम इंटरैक्ट कैसे करेंगे। तो इंटरैक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी चीज़ों को समझ सके और कंप्यूटर से अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स जनरेट करवा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का।
चार यहाँ पे अलग अलग तरीके के फंक्शंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है। एलोकेट रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइसेज एंड इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास मेमोरी है, जो भी हमारे पास प्रोसेसर्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, और जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होना है, उन सारी चीज़ों के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करने का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि कब किसको कितनी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसको कितना रिसोर्स देना है, ये डिसीजन लेता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर, जो भी एडिशनल डिवाइसेस जो कनेक्टेड होती हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, उनको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ईच एंड एवरी प्रोग्राम रनिंग ऑन दी कंप्यूटर, जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन कर रहा है उन सब को मैनेज करना, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। एग्जाम्पल अगर हम देखें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे डेफिनेटली विंडोज यूज करते होंगे, ठीक है, या कुछ iOS यूज करते होंगे, मैक ओएस यूज करते होंगे, ठीक है। लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड और iOS, ये सारे जो हैं हमारे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मोस्टली कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए यूज होता है, मैक ओएस भी मोस्टली कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए यूज होता है, लिनक्स और यूनिक्स भी ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम के लिए ही यूज़ किया जाता है, एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स के लिए यूज़ होता है मैक्सिमम, और iOS एप्पल आईफोन वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ये सारे हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, यानी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। असेंबलर क्या होता है, इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहो, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद भी अगर आपके सिस्टम में असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर नहीं है, तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, ठीक है। मान लो आपने लिखा हेलो, तो कंप्यूटर को तो बाइनरी आती है, वो तो हेलो रीड ही नहीं कर पाएगा, तो फिर कैसे समझेगा वो। तो इसलिए हम असेंबलर का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज कोड होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मशीन सिर्फ मशीन कोड समझती है, हम सिर्फ ह्यूमन लेवल कोड समझ सकते हैं, ठीक है। मशीन कोड इज अ सीरीज ऑफ बिट्स दैट अ प्रोसेसर कैन यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। आपको पता होगा कि जो प्रोसेसर्स होते हैं उनको एक सीरीज ऑफ पैटर्न चाहिए होता है, वो सीरीज ऑफ पैटर्न के बेसिस पे ही रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ठीक है। वो हेलो नहीं समझते, वो सिर्फ बाइनरी सिग्नल्स को समझते हैं, ठीक है। सो प्रोसेसर्स को मशीन कोड चाहिए होता है, और मशीन कोड कैसे आएगा, असेंबलर की हेल्प से। असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो प्रोसेसर हैं वो उनकी सीरीज को यूज कर सकें और ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। वर्किंग की बात की जाए तो असेंबलर रीड असेंबली लैंग्वेज कोड, इट ट्रांसलेट द कोड इनटू बाइनरी मशीन कोड, ठीक है। क्या करता है, रीड करता है, फिर उसको बाइनरी मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। इट जनरेट अ फाइल विद एन डॉट ओबीजे एक्सटेंशन दैट कंटेन्स द मशीन कोड, ठीक है। क्या करता है, असेंबलर जो है वो फाइल को रीड करेगा, फिर उसको बाइनरी मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, किस फाइल के फॉर्म में, डॉट ओबीजे यानी कि डॉट ऑब्जेक्ट फाइल एक्सटेंशन के साथ एक फाइल क्रिएट करेगा जिसके अंदर वो सारा मशीन कोड होता है, ठीक है। कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है ये भी देख लेते हैं। इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, इसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि क्या कंपाइलर का काम है और क्या इंटरप्रेटर का काम, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट्स एंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एट वंस। फॉर एग्जांपल हमने 10 लाइन का कोड लिखा, ठीक है, ऐसा समझो कि ये है कोड। तो अब क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, इस कंप्लीट कोड को ट्रांसलेट करेगा एक बार में, और एक बार में इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन। मतलब कि इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहली लाइन पढ़ेगा, ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी लाइन पढ़ेगा, ट्रांसलेट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। मतलब इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन कर रहा है, और कंपाइलर एक बार में पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक। फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड किसकी होती है, कंपाइलर की। स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है इंटरप्रेटर की। रीजन इज कि ये एक बार में कर देता है, ये लाइन बाय लाइन जाता है, तो इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। डिटेक्ट ऑल एरर्स एट वंस, यानी कि जो कंपाइलर है हमारा, ठीक, एट कंपाइलेशन टाइम, ठीक है। तो कंपाइलेशन के टाइम जब कंपाइल हो रही होती हमारी पूरी सोर्स कोड, उस टाइम पे सारे एरर को ये डिटेक्ट करता है एक साथ, ठीक। इंटरप्रेटर क्या करता है, डिटेक्ट एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, स्टॉप एट फर्स्ट एरर। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एरर है, ठीक है, असेंबलर रीड्स, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा सिंटेक्स दे दिया जो एरर है, तो अब क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर जो एरर होंगी वो एरर आपको बता देगा कि यहाँ पे एरर्स हैं।
इंटरप्रेटर क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, देखेगा यहाँ पे एरर है, पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा यहाँ पे एरर है, वो अगली लाइन तक जाएगा ही नहीं। इंटरप्रेटर इसी लाइन पर रुक जाएगा, पहले कहेगा कि आप ये एरर ठीक करो, फिर आप अगली लाइन पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इस तरीके से काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरर कैसे डिटेक्ट होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो C++ और जावा हमारी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। पाइथन, JS और PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और PHP जो है हमारी वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे लिंकर और लोडर के बीच में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकर और लोडर में क्या डिफरेंस है, कंबाइंस मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। लिंकर क्या करता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल को सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कंबाइन कर देता है। लोडर क्या करता है, लोड्स एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। देखो लिंकर ने क्या किया, बहुत सारी मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स ली, एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई और आगे पास कर दी। अब लोडर क्या करेगा, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लेगा और मेमोरी में भेज देगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, रिजॉल्व सिंबल्स एंड एड्रेस अक्रॉस ऑब्जेक्ट फाइल्स, मतलब कि जो भी सिंबल्स और एड्रेस हैं ऑब्जेक्ट फाइल्स के अंदर उनको रिजॉल्व करता है हमारा लिंकर। प्लेसेस द प्रोग्राम इन रैम एंड प्रिपेयर इट फॉर एग्जीक्यूशन, ये क्या करता है, रैम में प्रोग्राम को लगा देता है और एग्जीक्यूशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। आउटपुट सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल, यहां से एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल आउटपुट होती है। रन्स प्रोग्राम इन मेमोरी, लोडर का काम क्या होता है, मेमोरी में प्रोग्राम को रन करना। स्टैटिक एंड डायनेमिक लिंकर, लिंकर के दो टाइप हैं, स्टैटिक लिंकर और डायनेमिक लिंकर। लोडर जो है वो एब्सोल्यूट एंड रीलोकेटेबल लोडर, दो तरह के लोडर होते हैं हमारे पास, एब्सोल्यूट लोडर और रीलोकेटेबल लोडर। आई होप आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। बेसिक डिफरेंस की अगर बात करें तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स लेगा, सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करके लोडर के पास भेज देगा। लोडर उस सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल को लिंकर से लेगा और उसको मेमोरी लोकेशन में डाल देगा ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। दैट्स इट। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्गोरिदम की। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब कि जो हमारी एल्गोरिदम होती है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक एक करके स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है या उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, इट इज अ वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट व्हेन फॉलोड करेक्टली लीड्स टू द डिजायर्ड आउटकम इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कि ये एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, मतलब कि किसी को आप बोलते हो ना, इंस्ट्रक्शन देते हो, फॉर एग्जांपल किसी से आपको क्या एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल आपको मुझसे बताना है कि मैं कौन सा टॉपिक किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आप मुझसे क्या कहोगे, पहले लिंकर पढ़ाइए, फिर लोडर पढ़ाइए, फिर एल्गोरिदम पढ़ाइए, फिर एल्गोरिदम के फंक्शंस पढ़ाइए। ठीक है, आप इस तरीके से मुझे बताओगे इंस्ट्रक्शन, पहले लिंकर, फिर लोडर, फिर एल्गोरिदम, फिर फंक्शंस ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है ना, मैं चेंज तो नहीं कर सकता सीक्वेंस की, मैं एल्गोरिदम पढ़ा दूं फिर लोडर फिर लिंकर, उल्टा नहीं जा सकता, मैं चेंज नहीं कर सकता एक दूसरे के स्टेप्स को। ठीक है, तो ये एक स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो इस अकॉर्डिंग एक डिफाइंड जो सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, एक जो डिफाइंड सीक्वेंस है लेवल बाय लेवल, ठीक है, जब इसको हम सही से फॉलो करते हैं, व्हेन इट इज फॉलोड करेक्टली लीड्स टू द डिजायर्ड आउटकम, तभी जब मैं आपके बताए हुए इस पैटर्न को फॉलो करूंगा, ये पढ़ाऊंगा फिर ये पढ़ाऊंगा, तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एल्गोरिदम क्या होती है, ये एक डिफाइंड सीक्वेंस होती है इंस्ट्रक्शन का, जिसको अगर सही से फॉलो किया जाए तो जो भी हमें डिजायर्ड आउटकम चाहिए, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम के अंदर, उस पर्टिकुलर टाइम में हमको वो आउटकम मिल जाएगा। ठीक, अब इसका एक बहुत रिलेटिव एग्जांपल एक और ले लो, जैसे कि आपको चाय बनानी है। ठीक है, ये बहुत ही यूनिवर्सल एग्जांपल है, आई होप 90% टीचर ये एग्जांपल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको चाय बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चाय पत्ती डालोगे, दूध डालोगे, पानी डालोगे, चीनी डालोगे, उबालोगे, पी लोगे। ठीक है, बन जाएगी चाय आपकी। अब इसमें क्या होगा, अगर आप इस सारे इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करो, ठीक है, कि क्या क्या आपको चाय के अंदर डालना है, आपने सारी चीज़ें डाल दी। ठीक, अब होगा ये कि मान लो आपने चाय पत्ती पहले डाल दी, दूध नहीं डाला, ठीक है, पानी नहीं डाला, आपने चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, तो कुछ नहीं होगा, वो जल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको दूध डालना है, फिर आपको थोड़ा सा पानी डालना है अगर आप पानी मिला के चाय बनाते हो तो। ठीक है, उसके बाद आपको चाय पत्ती डालनी है, उसके बाद आपको शुगर डालनी है। ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आप काम करोगे तभी आप एक अच्छी चाय बना पाओगे, अदरवाइज जली हुई चाय बनेगी, कोई नहीं पिएगा। ठीक है, और टाइम अलग वेस्ट होगा आपका। ठीक,
कहने का मतलब ये है, एल्गोरिदम का मतलब होता है एक ऐसा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर जिसको अगर सही से फॉलो किया जाए तो एक डिजायर्ड आउटकम तक आप एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम में पहुंच सकते हो। आई होप एल्गोरिदम समझ में आ रही होगी। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो 5 इसके मेजर फंक्शन होते हैं: फाइनाइटनेस, डेफिनिटनेस, इनपुट, आउटपुट और इफेक्टिवनेस। ठीक है, फाइनाइटनेस की अगर बात की जाए तो एन एल्गोरिदम मस्ट हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स। किसी भी एल्गोरिदम में अगर नंबर ऑफ स्टेप्स लिमिटेड है तो इसका मतलब वो फाइनाइटनेस को फॉलो कर रही है, और अगर वो फाइनाइटनेस को फॉलो कर रही है तो ही आप उसको प्रॉपर सही एल्गोरिदम मान सकते हो, अदरवाइज नहीं मान सकते, क्योंकि किसी भी एल्गोरिदम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं हो सकते। आपको किसी सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो स्टेप्स कभी खत्म ही नहीं होंगे और आप कभी सॉल्यूशन तक पहुंचोगे ही नहीं। ठीक है, इसलिए हर एक एल्गोरिदम में एक फाइनाइटनेस होनी चाहिए, एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेफिनिटनेस। ईच स्टेप शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, मतलब कि हर एक स्टेप क्लियर होना चाहिए कि उस स्टेप में आप करवाना क्या चाहते हो सिस्टम से, ताकि सिस्टम को समझ में आए कि हमें करना क्या है एक्चुअली में। ठीक है, नेक्स्ट इज इनपुट। एन एल्गोरिदम में टेक 0 और मोर इनपुट टू प्रोसेस। किसी भी एल्गोरिदम में या तो आप कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको a+b चाहिए। ठीक है, आपने प्रोग्राम बनाया जिसमें आपको a वैल्यू है और एक b वैल्यू है, उनका सम आपको वापस चाहिए कि आपको कंप्यूटर क्या करे, आप a की वैल्यू दो, b की वैल्यू दो, वो आपको सम दे दे। ठीक है, रिटर्न कर दे सम। तो वहां पे आपको 2 इनपुट देने पड़ेंगे। ठीक है, ए इनपुट और बी इनपुट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी एल्गोरिदम है जिसमें आपको कुछ भी इनपुट नहीं देना, आपको सिर्फ आउटपुट चाहिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का करंट में टाइम क्या है, ठीक है, कितना टाइम हो रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो टाइम आपको डिस्प्ले करवाना है। तो आपको कुछ इनपुट नहीं देना, आपको सिर्फ आउटपुट चाहिए। तो एल्गोरिदम में ये होता है कि आप 0 इनपुट भी दे सकते हो और आप n नंबर ऑफ इनपुट्स भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनपुट। आउटपुट में क्या होता है, यानी कि कोई भी एल्गोरिदम है तो उसमें एटलीस्ट 1 आउटपुट जरूर आना चाहिए। अगर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है तो आप सॉल्यूशन किस चीज का फाइंड कर रहे हो। ठीक है, सॉल्यूशन मिलना चाहिए, और सॉल्यूशन एक आउटपुट के फॉर्म में भी हो सकता है, मल्टीपल आउटपुट फॉर्म में भी हो सकता है। तो आउटपुट की कंडीशन क्या है कि मिनिमम एक आउटपुट एल्गोरिदम से जरूर आए। 0 या कितने भी इनपुट आप दो, फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट एक जरूर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। स्टेप शुड बी सिंपल इनफ टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट और आउटकम। स्टेप जो है वो इतने सिंपल होने चाहिए कि वो किसी एक डिजायर्ड रिजल्ट या आउटकम तक पहुंच सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। किस तरीके से एल्गोरिदम हमारी रिप्रेजेंट की जाती है। एल्गोरिदम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज: प्लेन टेक्स्ट, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। ये 3 तरीके होते हैं एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कई सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में भी जब मैंने डीएसए पढ़ाया था तो ये चीज़ आई थी कि जब भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है एल्गोरिदम, तो वहाँ पे क्या सूडो कोड लिखना मैंडेटरी है, क्या प्रोग्राम लिखना मैंडेटरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है। एल्गोरिदम को लिखने के 3 तरीके होते हैं। आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप प्लेन टेक्स्ट में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो फ्लो चार्ट के थ्रू भी एल्गोरिदम को एक्सप्लेन कर सकते हो, और आप चाहो तो सूडो कोड के फॉर्म में भी एल्गोरिदम को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन होती हैं एल्गोरिदम की। अब हम बात करेंगे फ्लो चार्ट की। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम और अ प्रोसेस यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स टू शो द फ्लो, कंट्रोल एंड द डेटा। प्लेन टेक्स्ट तो आपको समझ में आ गया कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि स्टेप 1 में लिख दिया कि स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या लिख दिया, इनपुट ए और बी लेना है। स्टेप 3 में क्या लिख दिया, एक सम वेरिएबल बनाना है जिसमें ए प्लस बी का सम को स्टोर करेंगे। फिर इन 5 पे क्या लिखा हमने कि सम को आउटपुट की तरह डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिदम हो गई ए प्लस बी फाइंड करने के लिए। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, मतलब ग्राफ के फॉर्म में किसी भी एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करना, जिसमें उसके सारे प्रोसेस को दिखाना अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हुए। ठीक है, और किस तरीके से उसमें फ्लो कंट्रोल हो रहा है, किधर से किधर डेटा हमारा ट्रेवल कर रहा है, वो सारी चीजें डिस्प्ले कराना ही हमारे फ्लो चार्ट का काम होता है। ठीक है, सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर? ओवल शेप रिप्रेजेंट स्टार्ट और एंड। ओवल शेप क्या करता है, स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कैलकुलेशन और टास्क। जो भी हमारी कैलकुलेशन होती हैं, जो भी हमारा टास्क होता है, वो हम रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट। जो भी हमें इनपुट देना है या जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा पैरेललोग्राम में डिस्प्ले होगा। डायमंड रिप्रेजेंट डिसीजन और कंडीशन। डायमंड का मतलब है कि हमें कोई भी डिसीजन या कंडीशन लगानी है तो हम यहाँ पे डायमंड का यूज कर सकते हैं। एरो रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द प्रोसेस। किस साइड से किस साइड का प्रोसेस है, मतलब किस डायरेक्शन में प्रोसेस जा रहा है, ये बताता है एरो। एग्जाम्पल की बात करें तो 2 नंबर अगर हमें ऐड करने हैं तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट के लिए ओवल यूज होगा, एंड के लिए ओवल यूज होगा। ठीक,
फिर हमको क्या देना है, इनपुट देना है, क्योंकि 2 नंबर का हमें सम चाहिए तो 2 नंबर हमें इनपुट देने होंगे। तो इनपुट के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे, ठीक है। इनपुट दिया हमने तो अब क्या करेंगे, अब हमारा जो कैलकुलेशन है वो हम बताएंगे कि हम आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं, रेक्टेंगल के अंदर हम फॉर्मूला देंगे, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, आउटपुट आएगा, आउटपुट अगेन पैरेललोग्राम के अंदर आएगा और फिर ये प्रोसेस एंड हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हमें डिसीजन लगाना होता, ठीक है, क्या हम डिसीजन लगा सकते थे कि अगर जो हमारा सम है, अगर वो सम 10 के बराबर है तो इवन दे दो, अगर 10 के बराबर नहीं है तो फॉल्स दे दो या कुछ भी दे दो, ठीक है। अगर 10 के बराबर है तो ट्रू दे दो, 10 के बराबर नहीं है तो फॉल्स दे दो। हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो गैप है, ठीक है, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो गैप है, यहाँ पे हम एक डायमंड लगाते हैं और उसके अंदर कंडीशन लगा देते हैं, इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ रखा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बट अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो अभी आगे हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको मैं अच्छे से चीज़ें समझा दूंगा। फिलहाल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए आ सकता है, तो आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट इज सूडो कोड विद एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखते हैं सूडो कोड क्या होता है, फिर हम देखेंगे प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम सारी चीजें देखने वाले हैं। इट इज अ सिंपल वे टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। तो सूडो कोड क्या होता है, ये सिंपल वे होता है एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने का ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, यानी कि आप किसी भी प्रोग्राम को, एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करो कि वो ह्यूमन को भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो वो होता है हमारा सूडो कोड। एग्जाम्पल की बात की जाए तो सूडो कोड टू चेक ग्रेटेस्ट अमंग 2 नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल हमें 2 नंबर के बीच में ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए सूडो कोड लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे एल्गोरिदम में होता है हमारा स्टार्ट और एंड, ठीक। देन इनपुट ए बी, एल्गोरिदम में हम ब्लॉक बना के करते हैं, सूडो कोड में हम बिना ब्लॉक बनाए कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट, फिर 2 इनपुट लिए हमने, फिर अगर ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज ग्रेटर एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर, ठीक है। ये सिंपल सा आपका सूडो कोड है, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से प्रोग्राम आपका काम करेगा। सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स रिफर्स टू द रूल्स गवर्निंग हाउ प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। सिंटेक्स ऐसे रूल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई भी प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाएगा किसी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में। मतलब अगर आप जावा में हैं तो सिंटेक्स अलग होता है प्रोग्राम लिखने का, अगर आप सी में हैं तो सिंटेक्स अलग होता है प्रोग्राम को लिखने का, आप सी प्लस प्लस में हैं तो सिंटेक्स अलग होता है, आप पाइथन कर रहे हो तो सिंटेक्स कुछ और होता है, जावा स्क्रिप्ट में कुछ और होता है, एचटीएमएल में कुछ और होता है, सीएसएस में कुछ और होता है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके अपने अपने सिंटेक्सेस हैं, यानी कि अपने अपने रूल्स हैं प्रोग्राम को लिखने के, ठीक है। सच एज पाइथन यूजेस इंडेंटेशन, जैसे कि जो इंडेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये पाइथन में यूज होता है। इंडेंटेशन का मतलब ये जो स्पेसेस हैं, ठीक है। आप अगर जावा में, मैं ये INT num1 num2 सॉरी ये सी है ना, तो अगर मैं सी में इस लाइन को यहाँ से स्टार्ट करता, ठीक है, यहाँ के बजाय यहाँ से स्टार्ट करता, तब भी ये एरर शो नहीं करेगा। बट अगर पाइथन में ये कोड लिखा होता और मैं ये वाली स्पेस हटा देता, INT यहाँ से स्टार्ट करता इस लाइन का, तो पाइथन में एरर शो हो जाती। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सी यूजेस सेमीकोलन्स एंड ब्रेसेस। अब जैसे ये सी है, अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा तो ये मुझे एरर शो करेगा, ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अगर मैं ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पे भी एरर शो होगी, ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। तो सी में सेमीकोलन्स और ब्रेसेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। प्रोग्राम्स मस्ट फॉलो द करेक्ट सिंटेक्स टू अवॉइड एरर्स। जो भी सिंटेक्सेस जिस भी लैंग्वेज के हैं, अगर आप उस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको उन सिंटेक्सेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सिंटेक्स को फॉलो नहीं करोगे तो उस केस में एरर शो करेगा प्रोग्राम आपका, ठीक है। अब देखते हैं प्रोग्राम क्या होता है। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर फॉलोज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको कंप्यूटर जो है वो फॉलो करता है ताकि किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जा सके। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वैप टू ऐड 2 नंबर्स इन सी। फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज की हम अभी बात करने वाले हैं आगे। तो एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है सी के अंदर जिसमें हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। आपने फ्लो चार्ट देखा यहाँ पे कि किस तरीके से 2 नंबर हम ऐड करते हैं। सबसे पहले 2 हम इनपुट लेते हैं, फिर उनका सम लेते हैं और फिर आउटपुट कर देते हैं उस सम को। उसी चीज को प्रोग्राम के फॉर्म में यहाँ पे समझो क्या होता है, ठीक है। इंक्लूड stdio.h या conio.h अगर आप लिखते हो तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज हैं। बेसिकली ये लाइब्रेरीज आप इंक्लूड करते हो ताकि आपका आउटपुट प्रॉपर शो हो सके, ठीक है, डिस्प्ले हो सके। INT मेन। अब ये मेन फंक्शन किस लिए लिखा जाता है, ये मेन फंक्शन इसलिए लिखा जाता है ताकि जो आपका कंपाइलर है या फिर जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसको ये समझ में आ सके कि प्रॉपर कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कोड का। तो कोड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेन,
ठीक है, ये इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है और जावा में भी सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे INT num1 num2 और सम। हमने 3 वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर लिए, ठीक है। एक बनाया हमने वेरिएबल num1 जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, एक हमने बनाया num2 जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, और एक हमने बनाया सम जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। अब हमें क्या करना है, num1 और num2 यानी कि ये दो जो वेरिएबल हैं इनके अंदर हमें यूजर से इनपुट चाहिए, तभी तो हम इनका सम डिस्प्ले करा पाएंगे। तो इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, एंटर टू इंटीजर्स। हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट पास किया जो ये बता रहा है कि 2 इंटीजर आप एंटर करो, ठीक। अब जैसे ये प्रिंट होके स्क्रीन पे आएगा आप 2 इंटीजर एंटर करोगे, ठीक। स्कैनफ क्या करेगा, मॉड्यूलस डी एंड num1 एंड num2। अब होता क्या है, ये मॉड्यूलो डी क्यों यूज होता है, ये यूज होता है ताकि जो भी वैल्यू आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो उस पर्टिकुलर वैल्यू को num1 वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जा सके, फिर आप दोबारा जो वैल्यू एंटर करोगे यहाँ मॉड्यूलस डी पे उसको num2 में स्टोर किया जा सके, ठीक है। ये स्कैनफ फंक्शन वैल्यू को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एंड फंक्शन यूज होता है वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2 वैल्यू आप एंटर करोगे, स्कैन में जाएगा num1 और num2 में उन दोनों वैल्यू को स्टोर कर लेगा, और फिर हम कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे। यानी कि इनपुट हमें मिल गया है, अब सम जो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया था, सम में हम क्या स्टोर करेंगे, num1 प्लस num2, यानी कि इन 2 वेरिएबल में अब जो वैल्यूज हैं उनका हम सम करेंगे और यहाँ पे स्टोर कर लेंगे सम वेरिएबल में। अब क्या करेंगे, हम इस सम वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। कैसे प्रिंट करते हैं, आप चाहो तो सम लिख सकते हो, चाहो तो मत लिखो। मॉड्यूलो डी आप यूज करोगे, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम मॉड्यूलो डी का यूज करते हैं, ठीक है। मॉड्यूलो डी यूज करोगे और कॉमा लगा के आप सम यूज करोगे, ठीक है। सम क्यों यूज हो रहा है, ये सम यूज हो रहा है ताकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू ही ये मॉड्यूलस डी कैरी करे। अगर आप सम की जगह num1 लिख दोगे तो num1 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, num2 लिख दोगे यहाँ पे तो यहाँ पे num2 की वेरिएबल की वैल्यू ये फेच करेगा, ठीक है। तो हम सम लिखेंगे ताकि हमारी यहाँ सम की वैल्यू फेच हो, और जब आपका आउटपुट आएगा तो जो भी आपका num1 प्लस num2 वैल्यू होगी वो आपको आउटपुट बॉक्स में दिख जाएगा। अब इस कोड को आप एक बार रन करा के ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन ले रखे हो तो आप मोबाइल फ़ोन में ऑनलाइन GDB या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। गूगल यूज़ कर लो क्रोम को, और क्रोम पे किसी वेबसाइट पे चले जाओ जहाँ पे सी कंपाइलर हो, ठीक है। और वहाँ पे जाके इस प्रोग्राम को टाइप करो और इसको रन करके एक बार देखो, ठीक है। तो num1 num2 आपसे इनपुट मांगेगा, आप इनपुट देना 2 नंबर, और फिर आप चेक करना क्या वो सम डिस्प्ले कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक प्रोग्राम भी हमने एक रन करा लिया है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग की। देखो ये प्रोग्राम अगर आपको नहीं समझ में आया ये वाला ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हम लोग बेसिक्स पे हैं एकदम, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे प्रोग्राम्स रन करते हैं, ठीक है। सो डरने की कोई बात नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग से। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर होता है, एवरी सी प्रोग्राम फॉलोज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स वेरियस कंपोनेंट्स। हर एक सी प्रोग्राम में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इंक्लूड stdioh, ये क्या है हमारा, स्टेटमेंट टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ये स्टेटमेंट कंपाइलर को बताता है कि आप प्रोग्राम जब रन करोगे तो आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो है उसको इंक्लूड करके प्रोग्राम को रन करो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा INT मेन। इट डिफाइंस द एंट्री पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन। ये बताता है कि हमारे जो एग्जीक्यूशन है उसका एंट्री पॉइंट क्या है, कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। जो करली ब्रेसेस हैं ये क्या बताते हैं, स्टेटमेंट इनसाइड दिस ब्रैकेट डिफाइन द लॉजिक। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारा क्या कर रहा है, लॉजिक को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। रिटर्न 0, इट इंडिकेट्स दैट द प्रोग्राम इंक्लूड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ये दिखाता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो इंक्लूड stdio.h, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी आपकी इंक्लूड हो गई। INT मेन, यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, आपका लॉजिक लिखा हुआ है। printf हेलो वर्ल्ड, ठीक है, क्या प्रिंट कराया है हमने, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। रिटर्न 0, यानी कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिटर्न 0 ट्रू हो जाएगा और आपका फाइनली आउटपुट लिख के आ जाएगा। आउटपुट क्या आएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है, किस तरीके से हमारी बेसिक्स ऑफ सी काम करती है, ठीक है। अभी बस सुनते जाओ, जब अभी आप पहुंचोगे ना लूप्स तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस सुनते रहो, समझते रहो कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट लगे ना आपको नोट करते जाना, ठीक है। अदरवाइज नोट्स मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। जैसे ही 5 यूनिट आ जाती हैं नोट्स में डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट सी प्रोग्राम, कोड क्या है आपका, इंक्लूड stdio.h int मेन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट स्टेटमेंट है, रिटर्न जीरो रिटर्न स्टेटमेंट, वही चीज़ जो यहाँ पे आपने एग्जांपल देखा वही एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड हुई, फिर मेन फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट दिया है। आउटपुट क्या आएगा हमारा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। डॉट सी एक्सटेंशन इज यूज टू सेव द फाइल, जब भी आप सी प्रोग्राम बनाओगे और सी प्रोग्राम की फाइल को आप सेव करोगे तो आप हमेशा डॉट सी एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव करोगे, ठीक है। यूज सी कंपाइलर टू कंपाइल द सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए सी कंपाइलर का यूज किया जाता है। कंपाइल्ड फाइल इज फर्दर एग्जीक्यूटेड, जब फाइल एक बार कंपाइल हो जाती है उसके बाद वो फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर्स, अब सिंटेक्स एरर्स और लॉजिकल एरर्स क्या होती हैं वो भी हम देख लेते हैं। सिंटेक्स एरर्स, दीज एरर्स अकर व्हेन प्रोग्राम वायलेट्स द लैंग्वेज रूल्स, जब भी प्रोग्राम हमारा जो है वो लैंग्वेज के रूल्स को वायलेट करता है, यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेमीकोलन लगा है, ठीक है, अगर मैंने ये सेमीकोलन नहीं लगाया तो रूल हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और जब सिंटेक्स का रूल ब्रेक होगा तो हमारी सिंटेक्स एरर शो होगी, ठीक है। एग्जाम्पल int मेन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, देखो यहाँ पे वही चीज़ है जो मैंने अभी वहाँ पीछे बताया, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है इस वजह से यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो फिक्स कैसे होगी एरर, ऐड अ सेमीकोलन आफ्टर लाइन 3, लाइन 3 पे आप क्या करो, एंड में सेमीकोलन ऐड कर दो और फिर आपका प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड कुछ इस तरीके से आप लिखोगे जब, तो आपका एरर नहीं आएगी और आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सिंटेक्स एरर काम करती है, ठीक है। सेमीकोलन ही नहीं, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो या फिर आप करली ब्रेसेस नहीं लगाते हो तो भी आपकी सिंटेक्स एरर शो होती है, ठीक है। लॉजिकल एरर क्या होती हैं, दीज एरर अकर व्हेन प्रोग्राम रन विदाउट क्रैशिंग बट प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट रिजल्ट, ये एरर तब होती हैं जब आपका प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाता है बट जो रिजल्ट मिल रहे हैं आपको प्रोग्राम से वो गलत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप a प्लस बी चाहते थे और आउटपुट क्या आ रहा है, a मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है। तो कोड तो रन कर गया बट आपका आउटपुट आपको सम चाहिए था बट मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो ये आपकी लॉजिकल एरर होती है, मतलब कि जब आप लॉजिक में एरर कर देते हो, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 0, आपको चाहिए क्या था, a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, डिवीजन बाई 0 एरर। अब यहाँ पे एरर क्या हुई हमारी, डिवीजन बाई 0, यानी कि b की वैल्यू 0 है और a कभी b से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 कभी 0 से डिवाइड नहीं हो सकता c के अंदर, ठीक है। आप तो बोल दोगे इनफाइनाइट आएगा बट इसके अंदर इनफाइनाइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक। तो एंश्योर b एज नॉन जीरो वैल्यू, फिक्स कैसे होगा कि जो b है हमारा वो हमेशा नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, अगर b हमारा 1 होगा तो आउटपुट शो कर देगा, तो ये हमारी लॉजिकल एरर होती है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा रन टाइम एरर, दीज एरर अकर व्हेन प्रोग्राम इज रनिंग, ये एरर्स तब आती हैं जब प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है। एग्जांपल एक्सेसिंग मेमोरी दैट इज नॉट एलोकेटेड, ऐसे मेमोरी को एक्सेस करना जो एलोकेट ही नहीं हुई, ठीक है। एग्जांपल अगर हम एरे बनाते हैं कोई, ठीक है, फॉर एग्जांपल एरे में हमने 3 एलिमेंट लिए 1 2 और 3, ठीक, हमारी एरे का साइज है 3, हमने इसमें 3 एलिमेंट ले रखे हैं 1 2 3। अब हम यहाँ पे डिमांड कौन सा एलिमेंट कर रहे हैं, 6, ठीक, हम चाहते हैं कि 6th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो जाए। क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 मेमोरी एलोकेट हुई, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए, ठीक है। 3 ब्लॉक एलोकेट हुए इन तीन डेटा के लिए। हम मांग कौन से ब्लॉक का डेटा रहे हैं, 6th ब्लॉक का डेटा, तो जो डेटा कभी एलोकेट ही नहीं हुआ उसको हम प्रिंट नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते, तो ऐसे मेमोरी का एक्सेस करना जो एलोकेट ही नहीं हुई वो इम्पॉसिबल है। तो उस केस में रन टाइम एरर आती है, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से होगा, अगर आप इस एरे की बात करें तो एरे 0 पे हमारा 1 है, 1 पे हमारा 2 है, 3 पे हमारा 3 है, 6th पे क्या है, क्योंकि ये मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई है तो आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड एरर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो आई होप आपको तीनों तरह के एरर समझ में आ गए होंगे। सिंटेक्स एरर कब होता है, जब आप कोई भी सिंटेक्स मिस करते हो, चाहे वो सेमीकोलन हो चाहे वो ब्रैकेट हो, ठीक है। लॉजिकल एरर कब होता है, जब आप प्रोग्राम के लॉजिक में कहीं गलती कर देते हो और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद भी गलत रिजल्ट दिखाता है, तो वो आपका लॉजिकल एरर होता है। रन टाइम एरर कब होती है, जब आप किसी ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहो जिसके लिए मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई, तो उस केस में रन टाइम एरर आता है, ठीक है। सो आई होप तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड की। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। When a C program is compiled, it is converted into machine readable instruction that is nothing but binary, ठीक है। मतलब कि जब भी C प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो वो मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होता है, यानी कि वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड और .o.obj फाइल, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हमारा कंपाइलर क्या करेगा, फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइल करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगी, और उस कन्वर्टेड जो बाइनरी फाइल आती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम कुछ भी हो बट वो डॉट ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन से ही डिनोट की जाती है, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, द लिंकर कन्वर्ट ऑब्जेक्ट फाइल इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब लिंकर क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया था, वो बहुत सारी ऑब्जेक्ट फाइल को सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। इट इज अ प्रोग्राम दैट कैन रन डायरेक्टली बाय अ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको डायरेक्टली कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कराया जा सकता है। जैसे कि जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जब भी आप कोई कमांड वगैरह लिखते हो तो वो आपका डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, ठीक है, और वो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेजेस। सी लैंग्वेज के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले कीवर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड इन सी दैट हैव स्पेशल मीनिंग। कुछ ऐसे वर्ड हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर जिनकी अपनी स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है। एग्जांपल आईएनटी इंटीजर के लिए होता है, ठीक है, ये बताता है कि इंटीजर वैल्यूज हैं आपकी। रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड बताता है क्या आपका वैल्यू रिटर्न हो रहा है। इफ कीवर्ड कंडीशंस के लिए यूज होता है। व्हाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक, स्विच केस, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे कुछ कीवर्ड हैं जो सी के अंदर यूज किए जाते हैं और हर एक की अपनी स्पेसिफिक मीनिंग होती है, ठीक है। आप जैसे जैसे अभी आगे बढ़ते जाओगे सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, नेम्स गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन और एरेज। मतलब कि जब भी हम फंक्शन पे, एरे पे, स्ट्रिंग पे या वेरिएबल पे काम करेंगे तो जो भी हम इनको नाम देते हैं, ठीक है, वेरिएबल का जो भी नाम हम रखते हैं, ठीक है, नामकरण करते हैं, वो होते हैं आइडेंटिफायर्स। रूल्स क्या है, कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, किसी भी डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम। कांट यूज कीवर्ड, आप किसी कीवर्ड के नाम पे किसी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको n में वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, n वेरिएबल आपने बनाया जिसके अंदर आपने 5 स्टोर करना है, ठीक है। अब उस n को आप int नहीं लिख सकते, ठीक, उस n की वैल्यू आप a में स्टोर कर सकते हो बट int में स्टोर नहीं कर सकते, रिटर्न में स्टोर नहीं कर सकते। मतलब किसी भी कीवर्ड के अंदर, किसी भी कीवर्ड के अंदर आप किसी भी आइडेंटिफायर की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। मतलब कि कोई भी वेरिएबल का नाम आप कीवर्ड के नाम पे नहीं रख सकते हो, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। कैन कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर्स, स्टार्ट में डिजिट ना होनी चाहिए, उसके बाद डिजिट हो सकती है। फॉर एग्जांपल n1, n2, n3, n4, 5, 6 कुछ भी हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो बट स्टार्टिंग में नहीं यूज कर सकते। जो भी यूज करना है आपको मिडल में या बाद में यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेटर्स इन सी क्या होते हैं, ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस बिटवीन टू और मोर ऑपरेंट, दो या दो से ज्यादा ऑपरेंट्स के बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। ऑपरेंड आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज, ऑपरेंड क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट एंटिटीज होते हैं ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में क्या होते हैं ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। एरिथमेटिक क्या होता है, यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये सारे मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, माइनस, प्लस, ये सब करने के लिए एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर, यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस, जो कि ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करते हैं वैल्यू को। एंड, और नॉट, ठीक है, ये तीनों का यूज किया जाता है लॉजिकल ऑपरेटर की तरह। एंड का काम क्या होता है, ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ही ये ट्रू रिजल्ट वैल्यू देगा। और क्या करेगा, ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, अगर एक कंडीशन ट्रू है दो में से तो भी हमारा और क्या करेगा, एक वैल्यू जो है मतलब और तब भी ट्रू देगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रूथ टेबल की बात करो, ठीक है, यहाँ नहीं लिख सकता, रुको एक मिनट बताता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स हैं, ठीक है, ये मान लो इनपुट 1 और ये मान लो इनपुट 2। अब एंड क्या करेगा, अगर ये दोनों कंडीशन आपकी, ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो फॉल्स इज इक्वल्स टू 0, ट्रू इज इक्वल्स टू 1 आप मान लीजिए, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, यानी कि 0। ये कंडीशन अगर दोनों आपकी एक मान लो फॉल्स है और एक ट्रू है तो भी आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। एक ट्रू है एक फॉल्स है, आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। दोनों जब ट्रू होंगी तभी ये ट्रू देगा, ठीक है। एंड का यही काम होता है, ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो भी तभी ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं देगा। और क्या करेगा, दोनों ट्रू हैं ट्रू देगा, एक ट्रू है तब भी ट्रू देगा, एक ट्रू है तब भी ट्रू देगा,
दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स देगा, यानी कि ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। अगर एक भी ट्रू है तो और का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। रिवर्स द बुलियन वैल्यू, नॉट क्या करता है, बुलियन वैल्यू को रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जस्ट सपोज मैंने लिख दिया 0, ठीक है, तो 0 का नॉट क्या हो जाएगा 1, 1 का नॉट क्या हो जाएगा 0, मतलब कि वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, मतलब बिल्कुल रिवर्स कर देगा वैल्यू। नॉट का काम यही होता है। ठीक है, रिवर्स कर देता है बुलियन वैल्यू को। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, कंपेयर्स द वैल्यू एंड रिटर्न बुलियन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। ये वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और बुलियन रिजल्ट यानी ट्रू या फॉल्स में आउटपुट देते हैं। कि अगर आपने लिखा a ग्रेटर देन 2, तो अगर a सच में ग्रेटर देन 2 है तो ट्रू दे देगा, अगर a इज नॉट ग्रेटर देन 2 है तो फॉल्स दे देगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर है हमारे पास कंपैरिजन में, इक्वल टू, ठीक है, डबल इक्वल टू है हमारे पास, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स क्यों यूज होते हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ठीक है, जब भी आप वाइवा वगैरह दोगे तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डबल इक्वल्स टू और सिंगल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे डबल इक्वल जैसे लिखा हुआ है, तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। एक इक्वल टू ये होता है ए इक्वल टू बी, एक होता है ए डबल इक्वल्स टू बी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है कि ये जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये बताएगा कि क्या ए में जो वैल्यू पड़ी है फॉर एग्जांपल 5 और बी में जो वैल्यू पड़ी है 6, ये दोनों इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर का काम होता है। और जो ये आपका सिंगल इक्वल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है, बी की वैल्यू को ए में स्टोर कराएगा। ठीक, अगर मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू बी, ए की वैल्यू इनिशियली 1 थी, बी की वैल्यू इनिशियली 2 थी, अब मैंने लिख दिया ए इक्वल टू बी, तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ए में बी की जो वैल्यू है ये स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम होता है सिंगल इक्वल्स टू का, और डबल इक्वल्स टू आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर की, यूज्ड फॉर ऑपरेशंस एट द बाइनरी लेवल। मतलब कि बाइनरी लेवल पे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कराने होते हैं उनको कराने के लिए यूज किया जाता है बिटवाइज ऑपरेटर का। किस तरीके से यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 को बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं 0 0 0 1, 2 को कैसे लिखते हैं 0 0 1 0। अब इन दोनों बाइनरी नंबर्स में अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल एंड, और, बिटवाइज एक्स और, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, तो हम क्या करेंगे, हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाइनरी में यही काम करते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इनके बीच में एंड परफॉर्म कराऊँ, ठीक है, बिटवाइज एंड परफॉर्म कराऊँ तो क्या होगा, 1 एंड 0, अभी मैंने आपको बताया था 0 0 एंड 1 0 0 0, आउटपुट क्या है हमारा 0। ठीक है, तो ये होता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर का काम। बिटवाइज हमारा इन दोनों वैल्यू की बाइनरी डिजिट्स को कंपेयर करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। आप चाहे इनपुट डेसिमल में दो, चाहे आप हेक्साडेसिमल में दो, बिटवाइज ऑपरेटर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो बाइनरी में ही आपको आउटपुट देगा। ठीक है, मतलब बाइनरी में ही आउटपुट कैलकुलेट करके आपको आउटपुट दिखाएगा स्क्रीन पे। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इक्वल क्या करता है, असाइन वैल्यूज, वैल्यू को असाइन करता है, ए की वैल्यू बी में असाइन कर दी। ठीक है, प्लस इक्वल्स टू क्या करता है, ऐड एंड असाइन, ये क्या करते हैं, ऐड करेंगे फिर असाइन करेंगे वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये भी समझ ही लो आप कैसे हो रहा है। देखो लिखा है ए प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। चाहे आप इस तरीके से लिखिए, चाहे आप इस तरीके से लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, ए के अंदर ए और प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, सो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू जो सब्ट्रैक्ट करके असाइन करता है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू जो मल्टीप्लाई करके असाइन करता है, डिवाइड इक्वल्स टू जो डिवाइड करके असाइन करता है, और मॉड्यूलो इक्वल टू यानी कि जो मॉड्यूलो करके असाइन करेगा। ठीक है, तो ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस और माइनस माइनस ये दोनों हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया ए प्लस प्लस, तो अगर ए की वैल्यू सपोज 5 थी तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, आपने लिख दिया बी प्लस प्लस, या फॉर सपोज ए माइनस माइनस लिख दिया तो अगेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो इस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके काम करते हैं। फंक्शंस की बात की जाए तो दीज आर दी ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे कोड्स के ब्लॉक होते हैं जिनको हम आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जब भी हमें ज़रूरत होती है
किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करने के लिए, तब हम इनका यूज़ करते हैं। अभी बेसिक्स में आपको बहुत ज़्यादा फंक्शंस की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग तक जाना है तो आप डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़ना, अच्छे से समझना। बहुत डिटेल में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, आराम से समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लो कि ये ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिनको आप रीयूज़ कर सकते हो, यानी कि बार बार प्रोग्राम के अंदर कॉल करके यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड ग्रीट, ठीक है। जब भी आप ग्रीट, यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे बनाया गया है ग्रीट नाम का, ठीक है। वॉइड लिया गया और ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया गया, ये यहाँ पे नाम है, ठीक है, ये नाम इनिशियलाइज किया गया है। तो अब जब ग्रीट नाम का फंक्शन है, इस फंक्शन को जब भी कोई कॉल करेगा, ठीक है, आप कोड लिख रहे हो, बहुत आप 10-15 लाइन लिख चुके हो, आपको दोबारा से ग्रीट कॉल करना है, तो अब आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ ग्रीट लिखोगे और इसके अंदर का जो भी डेटा है वो अगेन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, प्रिंट एफ हेलो गाइस। जैसे ही आप ग्रीट को कॉल करोगे फंक्शन को कहीं पे भी प्रोग्राम में, हेलो गाइस आपका प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोग्राम के अंदर देखो कॉल भी किया गया है INT मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा, एक हमने लिखा ग्रीट और फिर हमने रिटर्न 0 कर दिया। अब हमें इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम 5 बार यहाँ पे ग्रीट लिखें तो 5 बार हेलो गाइस प्रिंट होके आ जाएगा, आपको बार बार प्रिंट एफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है फंक्शन का काम, कि आप एक बार फंक्शन बना लो, फिर उसको बार बार प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी रीयूज कर सकते हो, ठीक है। डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड मेमोरी लोकेशंस, ये सब क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है। डेटा टाइप्स, इट डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर। कोई भी वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, ये होते हैं हमारे डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप में आपका INT, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर, 4 तरह के डेटा टाइप्स आते हैं। INT का साइज क्या है, 4 बाइट्स, फ्लोट का क्या है 4 बाइट्स, डबल क्या है 8 बाइट्स और कैर है आपका 1 बाइट का, ठीक। एग्जाम्पल, INT num इज इक्वल्स टू 10, नंबर 10 जो है वो नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और INT यानी कि डेटा टाइप डिफाइन कर रहा है कि ये जो नंबर है ये इंटीजर वैल्यू, अगर आप 10.1 दोगे तब भी ये 10 स्टोर करेगा, 10.1 स्टोर नहीं करेगा क्योंकि ये INT वैल्यू है, ठीक। नेक्स्ट इज फ्लोट, फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14 लिखा है। अब आप यहाँ पे 3.145 कुछ भी दोगे तो ये डेसिमल वैल्यू भी स्टोर करेगा पाई के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्लोट की जगह INT लिखा होता तो ये सिर्फ 3 स्टोर करता, 0.14 को इग्नोर कर देता, ठीक है। यही फर्क होता है INT और फ्लोट में। नेक्स्ट इज डबल प्राइस, ठीक है। अब डबल और फ्लोट में डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है डबल में और फ्लोट में। देखो यहाँ पे 4 बाइट है, क्या होगा यहाँ पे 3.1456, 4 की स्पेस तक, ठीक है, डेसिमल के बाद 4 वैल्यू तक डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा इसमें, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। 5वीं डेसिमल प्लेस को नेग्लेक्ट कर देगा फ्लोट। डबल क्या करेगा, आपको 8-10 डेसिमल प्लेसेस तक के डेटा को स्टोर कर देगा, ठीक है। यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद नेग्लेक्ट कर देगा, राउंड ऑफ करके स्टोर करेगा। डबल क्या करेगा, आप 4 से ज्यादा भी यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस के बाद वैल्यू दोगे तो भी स्टोर करेगा प्राइस के अंदर, ठीक है। कैरेक्टर क्या करता है, कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, और कैरेक्टर्स हमेशा सेमीकोलन में ही सेमीकोलन नहीं, इन्वर्टेड कोट्स में ही दिए जाते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कोट्स में जब आप किसी भी कैरेक्टर को दोगे तो वो एज अ कैरेक्टर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो ये कैर का काम होता है। तो आई होप डेटा टाइप में आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे कि किस डेटा टाइप से किस तरीके से काम होता है। फाइनली हम अपने एंड की तरफ आ चुके हैं। वेरिएबल क्या है, दे आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन मेमोरी लोकेशंस। वेरिएबल्स का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशंस में। फॉर एग्जांपल INT एज इज इक्वल्स टू 20, तो अब एज नाम का वेरिएबल एक बनेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, मेमोरी में 20 को स्टोर कर देगा। हाइट नाम का एक वेरिएबल बनेगा जो कि फ्लोट डेटा टाइप का है, और ये 5.9 को स्टोर कर देगा मेमोरी में। ग्रेड बनेगा, A को स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं जो मेमोरी लोकेशन पे डेटा को स्टोर करते हैं, ताकि आपको जब भी डेटा को कॉल करना हो तो आप इन वेरिएबल्स के थ्रू डेटा को कॉल कर सको, ठीक है। मेमोरी लोकेशंस क्या होती हैं, दीज आर द स्पेसिफिक मेमोरी स्पेसेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड। ये स्पेसिफिक पीस ऑफ ब्लॉक होती हैं मेमोरी के अंदर, या लोकेशंस होती हैं जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। एंड इज यूज टू गेट मेमोरी एड्रेसेस, आपको याद होगा अभी जब हम स्कैन करते हैं तो वहाँ पे एंड फंक्शन यूज करते हैं, तो एंड फंक्शन इसीलिए यूज होता है ताकि मेमोरी के एड्रेस को ऑब्टेन किया जा सके। एग्जाम्पल, INT x इज इक्वल्स टू 10, प्रिंट एफ मेमोरी एड्रेस फॉर x एंड x, ठीक है। तो अब एंड x यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो x का मेमोरी एड्रेस है वो आपका प्रिंट हो जाए यहाँ पे, ठीक है। मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हमें मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करना होता है। अगर हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए होती तो हम यहाँ पे मॉड्यूलो D यूज करते और एंड का यूज नहीं करते, सिर्फ x लिखते, तो यहाँ पे
10 प्रिंट हो जाता है, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अब जो भी इस पर्टिकुलर वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक। सो इस तरीके से मेमोरी लोकेशंस को हम प्रिंट करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि ये यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी है। आने वाली यूनिट्स इतनी बड़ी नहीं होंगी। मैं चाहता हूँ कि सारे सिलेबस को हम लोग अच्छे से कवर कर सकें, और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सारे बेसिक्स कवर करने थे, इस वजह से इतना धीरे धीरे मैंने चीज़ों को समझाया है। क्योंकि आई नो यू आर इन फर्स्ट ईयर, सो थोड़ा सा मुश्किल होगा चीज़ों को समझना। अगर आप नए नए एक्सपोजर में आए हो, प्रोग्रामिंग से कुछ आपका वास्ता नहीं रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट ट्राई, एंड आई विल गारंटी यू कि अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट खत्म करते हो तो आपको एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नोट्स जैसे ही आएंगे मैं ट्राई करूंगा नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, सो आप वहाँ से जाके नोट्स डायरेक्टली ले सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगी। सो टिल देन कीप वॉचिंग, subscribe the channel, and definitely share this channel to your friends as well. So thank you so much, and all the very best for the exams.